हेलो स्टूडेंट, मैं रंजेश सर। मैं आपका स्वागत करता हूं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। हम लोग पिछले क्लास में गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग देखे थे, और उससे पहले वाले क्लास में वैद्युत ध्रुवीकरण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसलिए हमने जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन थे उन्हें करा दिए, जिससे आप लोग का 5 से 10 नंबर तक का जो डेरिवेशन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। हम लोग का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये स्टार्टिंग से बताया जाएगा यहाँ पर, एकदम स्टार्ट से। और जो पहले के डेरिवेशन बताए गए हैं वो केवल इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन थे, जिसे आप लोग बार बार देखकर रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर का नाम है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। आखिर आवेश होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आवेश की जो संकल्पना थी, आवेश की जो संकल्पना थी, एक वैज्ञानिक थे थेल्स और गिलबर्ट। हालांकि पहले थेल्स ने देखा था, लेकिन हम यहाँ पे सबको एक साथ बता दे रहे हैं। थेल्स और गिलबर्ट ने देखा था कि अंबर को ऊन से, अंबर को ऊन से, कांच को रेशम से, अंबर को ऊन से, कांच को रेशम से तथा बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ से, बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़, बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ से रगड़ कर देखा गया कि इनमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, बाल, पंख आदि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हुई। तो थेल्स और गिलबर्ट, थेल्स तो नहीं बता पाए थे, लेकिन गिलबर्ट ने यह बताया कि इनके अंदर जो कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो रही है, वह आवेश के कारण हो रही है। इनके अंदर जो कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता आती है, वह आवेश के कारण आती है। तो इस प्रकार आवेश की संकल्पना की गई कि आवेश, ये देखा गया कि या तो ये आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। इसके आधार पर बताया गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। एक धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश। ऋण आवेश, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। फिर बाद में बताया गया कि परमाणु 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी, तो उसके बाद पता चला कि प्रोटॉन धनावेशित और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो आवेश की जो कल्पना की गई वो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर बताई गई। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश की कल्पना का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।
इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में यह बताया गया कि कोई भी परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। अगर किसी तत्व के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए, पहले तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, मतलब जितना प्लस उतना ही माइनस, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन अवस्था में होता है, परमाणु उदासीन होता है। लेकिन जब उसमें बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए या परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के आधार पर देखेंगे, यह है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। 11 होने का मतलब इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्लस और 11 माइनस, इसलिए यह उदासीन होता है। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तो इसके पास बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, मतलब अब इस पर धन आवेश एक अधिक है, इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो सोडियम के ऊपर एक प्लस, अर्थात ये धन आयन बना लेता है, सोडियम आयन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, केवल इलेक्ट्रॉन ही या तो बाहर निकल सकता है या तो अंदर आ सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर धन आवेश आएगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी इसलिए उस पर धन आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो एक धन आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब 2 धन आवेश। जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना उस पर आवेश आ जाएगा। ऐसी के विपरीत यह है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका मतलब 17 इसमें प्रोटॉन होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन। तो सामान्य अवस्था में क्लोरीन का जो परमाणु होगा उदासीन होगा, क्योंकि 17 प्लस और 17 माइनस वाले, इस प्लस है और ये माइनस। सत्रह प्लस और 17 माइनस, इसलिए ये सामान्य अवस्था में ये भी उदासीन होगा। लेकिन अगर इसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 18। अब प्रोटॉनों की संख्या 17 ही रहती है, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और इसके ऊपर एक माइनस, क्लोरीन माइनस, इसे क्लोराइड आयन बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की हुई अधिकता,
इलेक्ट्रॉन की अधिकता। आपको सिर्फ ये समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़ाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर धन आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उस पर ऋण आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उस पर ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब ऋण आवेश। तो यह है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब हम लोग जानेंगे मूल आवेश के बारे में। मूल आवेश, मूल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी को मूल आवेश ऐसे केवल ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो यही है मूल आवेश। मूल आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो किसी तत्व पर जो आवेश का मान होगा वो या तो ई होगा या तो ई का पूर्ण गुणज होता है, या तो ई होगा या तो ई का पूर्ण गुणज होगा, कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है। तो आवेश हमेशा ई, 2e, 3e, -4e, -7e, ये पूर्ण गुणज, ई का पूर्ण गुणज, ई का पूर्ण गुणज होता है। कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है, भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है। तो ई किसी वस्तु पर जो आवेश होता है या तो ई के बराबर या तो ई का ही पूर्ण गुणज होगा, कभी भिन्नात्मक रूप में नहीं होगा। भिन्नात्मक रूप का मतलब जैसे 2/3e, ये नहीं हो सकता। 5/3e, ये नहीं हो सकता। ये भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता है। भिन्नात्मक रूप में आवेश नहीं हो सकता, भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता है। केवल और केवल ई या ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, मतलब पूर्णांक में होगा, कभी भिन्नात्मक रूप में नहीं होगा। इसी को कहा जाता है आवेशों का क्वांटीकरण। यही है आवेशों का क्वांटीकरण। आगे हम लोग जानेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। मतलब जितना पहले आवेश होगा उतना ही आवेश बाद में भी होगा, आवेश में कोई अंतर नहीं होगा। इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, जितना आवेश पहले होगा उतना ही आवेश बाद में भी होगा। जितना आवेश पहले होगा, जितना आवेश पहले होगा उतना ही आवेश बाद में भी होगा, उतना ही आवेश बाद में भी होगा। अर्थात
आवेश में कोई अंतर नहीं आएगा। ये निकाय की बात की जाएगी, ध्यान रखिएगा कि किसी निकाय का जितना पहले आवेश होगा उतना ही आवेश बाद में भी होगा, उसके आवेश में कोई अंतर नहीं होता है। दिस इज आवेश संरक्षण का सिद्धांत, यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है, अर्थात जितना आवेश पहले होगा उतना ही आवेश बाद में भी होगा, आवेश में कोई अंतर नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे कि आवेश दो प्रकार के हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब प्लस 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 हो चाहे माइनस माइनस हो, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक प्लस और एक माइनस आवेश होगा तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आकर्षित करते हैं, जबकि ये प्रतिकर्षित करते हैं। तो या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात ये एक दूसरे पर बल लगाते हैं, या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करते हैं। इसी को वैद्युत बल कहा जाता है, अर्थात दो आवेशों के बीच में वैद्युत बल लगता है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के लिए कूलाम ने एक नियम बताया था, उसी नियम की चर्चा हम लोग करेंगे। वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम, वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम, वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। तो कूलाम ने इस नियम में दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में बताया था, जो कि हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। हाँ, ये वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के लिए कूलाम ने एक नियम बताया था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये है एक पहला आवेश Q1 और ये है दूसरा आवेश Q2। ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हैं। पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पर वैद्युत बल लगाते हैं। इस वैद्युत बल को हम लोग F से दिखा रहे हैं। तो F है दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। इस F को केवल हम लोग ये बोलेंगे दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो यही है दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के लिए कूलाम ने नियम जो बताया था, वह नियम है, इन्होंने अपने नियम में दो बातें बताई थी। वैद्युत बल संबंधी कूलाम के नियम में कूलाम ने दो बातें बताई थी। पहला, ये दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, F को सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। इस F का नाम है दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वह दोनों आवेशों के गुणनफल, ये दोनों आवेशों का गुणनफल है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि ये जो वैद्युत बल है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये जो r है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है।
तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो वैद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल होता है वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह दूसरा नियम है। फिर इन दोनों को मिला दिया गया, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। ये बता रहा है दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती है। और ये दूसरा नियम है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो समीकरण 1 और 2 को मिला दिया गया, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम। अब ये प्रपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा, प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पे हम पहले भी बता चुके हैं कि जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है और उसके साथ साथ एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट के लिख रहे हैं, तो यह बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही है वैद्युत बल संबंधी कूलाम के नियम का सूत्र रूप। यह बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पे के नियतांक है जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।